हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस वक्त आप मुझे देख रहे हैं. सो दिस इज चंदन, योर केमिस्ट्री टीचर, वेलकमिंग यू टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. सो टुडे मैं एक बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और 11th बुक में आपको ये चैप्टर देखने के लिए मिल जाएगा, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कतें होता है बिकॉज उनका फंडामेंटल्स इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है. सो आप मेरे साथ बने रहिए सो दैट आई विल try to lift you from the base to the advanced level. So without taking so much time, let's start the chapter. So in the general organic chemistry, what topics today we are going to cover? पहला हमें जानना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका हिस्ट्री इससे रिलेटेड क्या है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या चीज़ होते हैं. सो एज वी नो दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी वाइटल फॉर द लिविंग ऑफ लाइफ. मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत ही क्रुशियल होते हैं, क्योंकि आप डीएनए ले लो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, या फिर आपका प्रोटीन्स जो कि मसल्स बनाते हैं, ठीक है, या फिर आप जो कपड़े पहनते हैं, या फिर हम जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, या फिर आपका वाइटामिन्स ले लीजिए, या फिर आपका डाइज ले लिए, पेंट ले लीजिए, सारा कुछ में हमारा क्या आता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है. तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो चीज़ होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये काफ़ी सारे, मतलब इसका जो हिस्ट्री होता है, ये हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो पहले एक थ्योरी हुआ करता था जिसको हम बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी. क्या होता है? वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको बर्जिलियस नाम का एक साइंटिस्ट ने उन्होंने इसको प्रपोज किए थे. तो अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्स थ्योरी ये बोला जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स जो कि क्या होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है. दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are the compounds that are derived from the living organism, that are derived from living organism. Living organisms means it can be a plant और इट कैन बी एनिमल्स. ठीक है, तो मेनली इसको अगर मैं वन वर्ड में अगर मैं बोलने के लिए चाहूँ तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि पहले एंशिएंट ईयर्स में साइंटिस्ट लोग बोलने लगे थे कि दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द प्लांट डिराइव्ड और द एनिमल डिराइव्ड कंपाउंड. एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि क्या होता है, मिनरल्स वगैरह से डिराइव होता है, तो दोज आर कॉल्ड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बट आफ्टर सो मेनी ईयर्स ये वाला जो हाइपोथेसिस था और ये वाला जो उनका नोशन था वो ड्रॉप्ड हो गया. रीज़न क्या था ना? रीज़न ये था कि वॉहलर नाम का एक साइंटिस्ट थे जो कि पहली बार उन्होंने क्या किए ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाना शुरू किए फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड अमोनियम साइनेट. ठीक है, तो उसके वजह से उसके लिए थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि उसका हिस्ट्री इन्वॉल्व कैसा था. मतलब सारा कुछ ये जो नोशन था दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली द प्लांट एंड एनिमल डिराइव्ड कंपाउंड, तो वो वाला नोशन ड्रॉप हो गया. तो उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो डेफिनेशन था वो डेफिनेशन भी क्या हो गया, चेंज हो गया. तो उसका डेफिनेशंस के बारे में भी हम थोड़ा सा लाइट पुट करेंगे. नंबर थर्ड में ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, या फिर क्योंकि उसका जो मेन जो फंडामेंटल एलिमेंट्स होता है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है. तो यहाँ पे हम कार्बन को ही क्यों वहाँ पे हमने चुन लिए, वाई वी विल सेलेक्ट द कार्बन एज एन फंडामेंटल एलिमेंट्स, तो उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे. एंड वहाँ पे उस टॉपिक का मैं नाम देता हूँ, दैट इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन. टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन. एक कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता क्या है एंड कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों होता है, उसके पीछे भी रीज़न देखेंगे. नंबर 4 आते हैं, जब टेट्रावैलेंसी आ जाता है तो वहाँ पे एक चीज़ ये भी पूछता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अब लोग 9th 10th में पढ़े होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तीनों फैमिली होता था. एक होता था अल्केन्स, दूसरा होता था अल्किन्स, तीसरा होता था अल्काइंस. अल्केन्स में क्या होता था बेटा ना, सारा कुछ सिग्मा बॉन्ड्स होते थे. अल्किन्स में क्या होता था बेटा, वहाँ पे डबल बॉन्ड होते थे. एंड अल्काइंस में क्या होगा, यू विल बी हैविंग 2 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. तो ये एक चीज़ होता है कि जो कि केमिकल बॉन्डिंग में अक्सर लाइक बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्मेशंस होता है या फिर पाई बॉन्ड कैसे फॉर्मेशंस होता है. लाइक द लेटरल ओवरलैपिंग कौन सा वाला होगा, हेड एंड ओवरलैपिंग कौन सा वाला होगा. एंड अल्काइंस में आपका क्या होगा ना, 2 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे होता है. तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन हमेशा जियो से पूछा जाता है. इवन कि इस बार जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स, तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे. एंड नंबर 5 में आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी टू नो द हाइब्रिडाइजेशन, टू नो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन
एंड नंबर 6 जो कि आज का लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको हम 2D पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको 3D पे भी रिप्रेजेंट करते हैं। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशंस में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको रिप्रेजेंटेशंस करने के लिए हमारे पास 3 तरह का 2D में अगर रिप्रेजेंटेशंस करते हैं तो देयर विल बी 3 फॉर्मूला विल बी देयर। वन विल बी और ओपन चेन फॉर्म होता है फॉर्मूला, और एक होता है आपका क्या कंडेंस्ड फॉर्म होता है, और तीसरा वाला जो होगा वो आपका हो जाएगा बॉन्ड लाइन फॉर्म। ओके, फॉर्मूला नहीं, इट्स फॉर्म। ओके, सो अभी चेक करते हैं कि पहला हमारा जो कंपाउंड्स होते हैं, तो कंपाउंड्स को ब्रॉडली हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड वन इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अदर वन इज योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एज पर द वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको हम थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म बोलते हैं, जिसको बर्जिलियस नाम का साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे, तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म that I have already told you that living organism plant and animals से जो भी तुम्हारा कंपाउंड्स डिराइव होता है उसको हम क्या बोलते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते थे। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते थे बेटा ना, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर मिनरल और गैसेस, तो इसको हम बोलते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट ये वाला जो उनका नोशन था या फिर ये वाला जो उनका जो लाइक थ्योरी था, वो थ्योरी क्या हुआ, ड्रॉप्ड हो गया। कब ना, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हुआ ना, बाय सम साइंटिस्ट उन्होंने क्या किया, लैब मेथड्स, लेबोरेटरी मेथड से उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस उन्होंने कर दिए फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी इटसेल्फ। और बैक दिन ये तो बोला भी जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो भगवान का दिया हुआ होता है। तुम्हारा एमसेट में एक लाइन भी लिखा हुआ है कि गॉड्स गिवन कंपाउंड होता है ये, बट वो वाला नोशन कंप्लीटली गलत है। तो देयर आर सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हम यहाँ पे मैं लिखा हूँ ऑलरेडी, दैट इज यूरिया, जो कि वहलर का एक प्रोडक्ट बनाया जाता था या फिर वहलर का प्रोडक्ट बोला जाता है उसको, यूरिया बाय द वहलर सिंथेसिस। यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH2CO NH2, ठीक है। एंड इसको कंसीडर किया जाता है दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैज डेवलप्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंडली क्या होता है बेटा, एसिटिक एसिड होता है जिसको कोलवेज मेथड से हम लोग, और कोलवेज नाम का जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किए हैं, उसको सिंथेसाइज किए हैं इन द लेबोरेटरी मेथड। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। एंड इफ यू टॉक अबाउट मोर दैट इज मीथेन, जो कि बर्थिलेट नाम का एक साइंटिस्ट, उन्होंने भी लैब मेथड से इसको प्रिपरेशंस किए थे। तो इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किए हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि यहाँ पे हम देखेंगे कि डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाला नोशन जब ड्रॉप हो गया, मतलब डेफिनेशंस जो कि था पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशंस क्या आएगा उसको थोड़ा देखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम उस कंपाउंड्स को बोलते हैं जहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या होता है, फंडामेंटल एलिमेंट होता है, विच आर बॉन्डेड विथ द सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अलॉन्ग विथ क्या होता है ना, कोई अदर एलिमेंट्स होता है। तो उसका अगर मैं डेफिनेशन लिखने के लिए जाऊं, दैट इज ये हो जाएगा, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अ क्लास ऑफ एलिमेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द क्लास ऑफ कंपाउंड्स which has carbon and hydrogen used as, or you can simply write it like the organic compounds are the class of compounds which is made up of carbon and hydrogen as fundamental element bonded to each other by covalent bonds along with, और यहाँ पे एक पॉइंट में लिख सकता हूँ बॉन्डेड इन कोवलेंट बॉन्ड्स इंडिपेंडेंटली, मतलब आइदर वो क्या होगा कि वो कार्बन एंड हाइड्रोजन इटसेल्फ, ये वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा इट कैन बी ओनली मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन, और along with some other elements like क्या क्या एलिमेंट्स को हम ले सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मेनी मोर।
ओके सो काफ़ी सारे एलिमेंट्स के साथ भी वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उसको बोल सकते हैं। तो फाइनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमने डेफिनेशन ये निकाल दिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स। ये एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे क्या होगा ना, तुम्हारे कार्बन एंड हाइड्रोजन फंडामेंटल एलिमेंट्स रहेंगे, एंड क्या होगा ना, वो लोग क्या होंगे ना, कोवैलेंटली बॉन्डेड होंगे, कोवैलेंटली बॉन्ड से इन लोग जुड़े होंगे। दैट कोवैलेंट बॉन्ड कैन बी सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एनीथिंग, एंड काफ़ी सारे टाइम पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पे आपको दिखने को मिलेगा। तो वो क्या होगा ना, कोवैलेंटली बॉन्डेड होंगे अलॉन्ग विद सम अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो ये बात नहीं होता है। अच्छा, नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या सिर्फ कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं? देन द आंसर इज नो। तो सारा का सारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारा का सारा में क्या होता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंस नहीं होता है। जैसे कि सर फॉर एग्जांपल एक हम बाद में कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि क्या होगा आपका, दैट इज कॉल्ड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। क्या होता है बेटा? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है ना, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को मेनली हम बोलते हैं क्या ना बेटा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बेटा क्या होता है ना, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है कि अगर मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं उसको लिखना चाहता हूँ दैट इज RMg एंड X। ठीक है, तो यहाँ पे Mg प्लस हो जाता है, यहाँ पे R माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों चार्ज सेपरेशन हुआ है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अगर सेपरेशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में क्या होगा ना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। अच्छा, ये मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि मैग्नीशियम आता है आपका ग्रुप 2 से, तो ये क्या होगा ना, आपका अल्कालाइन अर्थ मेटल्स बोलता है, एंड इनका जो नेचर होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो मैग्नीशियम का जो चार्ज होगा दैट विल बी Mg+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। बट यहाँ पे क्या होगा ना, मैग्नीशियम ने एक वैलेंस से अपने X माइनस के साथ किया है, तो इसलिए मैंने उसको Mg+X करके लिखा हूँ। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट चीज आता है आपका क्या होगा ना, नेक्स्ट चीज आता है कि तो ये वाला जो आपका जो स्टेटमेंट था कि सारा का सारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये पूरा 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि देयर आर सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि क्या होगा ना, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। बट मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा जाता है, मतलब 99% ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है बेटा ना, ओनली कोवैलेंट बॉन्ड ही देखा जाता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कमिंग टू द पिक्चर कि सर आपने जो लिखे यहाँ पे क्या लिखा आपने, यहाँ पे लिखा गया कि जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन को आपने फंडामेंटल एलिमेंट की तरह आपने उसको सिलेक्ट किए हैं। सो इसका सेंस क्या है सर, वाई ओनली द कार्बन एंड हाइड्रोजन, वाई नॉट नाइट्रोजन, वाई नॉट ऑक्सीजन? देयर आर सेवरल एलिमेंट्स ना, देयर इज 118 एलिमेंट्स, बट वाई ओनली कार्बन? सो उसका क्वेश्चन को अगर मैं आंसर करने जाऊं तो उसका क्या होता है ना, कार्बन के एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। आप शायद पढ़े होंगे 9th एंड 10th में, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, और इसको हम काफी बार उस नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या होता है बेटा? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। व्हाट इज दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टी? कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है कि कार्बन अपने एलिमेंट के साथ, मतलब कार्बन के साथ एक लॉन्ग या फिर ब्रांच चेन वो बना सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी, ये जो यूनिक प्रॉपर्टी दिखने के लिए कार्बन के साथ मिलता है, इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो बाय फॉर दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन हैज चूजन टू बी द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बन के पास स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है जिस प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन क्या करता है ना, लॉन्ग चेन या फिर मतलब स्ट्रेट चेन बना सकता है, या फिर क्या होगा ना, ब्रांच चेनों बना सकता है। दैट मीन्स मैं अगर बोलूँ कि कार्बन, मान लो ये कार्बन 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 कार्बन, ये एक लॉन्ग चेन बना सकता है। उसके साथ साथ मान लो इस कार्बन को मैं अगर चूज करता हूँ तो ये क्या करेगा ना, ये ब्रांच चेन भी बना सकते हैं, काफ़ी सारे ब्रांचेस भी इसका बन सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी कार्बन के पास होता है तो इसको मैंने हम क्या बोलते हैं ना, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को एज एन फंडामेंटल एलिमेंट्स चूज किया गया है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द थिंग दैट इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन का क्या होता है, टेट्रावैलेंसी होता है। टेट्रावैलेंसी, इसका पहले थोड़ा नाम से उसको अगर हम थोड़ा तोड़ के अगर हम उसका देखेंगे तो टेट्रावैलेंसी इज कमिंग फ्रॉम 2 वर्ड्स, राइट। तो एक आता है बेटा क्या, टेट्रा वर्ड आता है, और एक आता है बेटा वैलेंसी।
क्या होता है बेटा, एक होता है टेट्रा और एक होता है वैलेंसी। तो टेट्रा इज स्टैंडिंग फॉर 4 एंड वैलेंसी स्टैंडिंग फॉर वैलेंस बॉन्ड। अगर हम देखेंगे मतलब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आया है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे टेट्रावैलेंसी का मतलब ये होता है कि कार्बन का टोटल क्या होता है ना, उसने अपना कोवैलेंसी को या फिर अपना जो वैलेंसी होता है उसको 4 तक ही एक्सटेंड कर सकता है, या फिर हम उसको यूं बोल सकते हैं कि कार्बन के पास 4 वैलेंस ऑर्बिटल होता है और कार्बन कैन ओनली प्रोवाइड द 4 वैलेंस ऑर्बिटल फॉर द बॉन्डिंग। ओके, तो बॉन्डिंग के लिए कार्बन क्या कर सकता है ना, अपने 4 वैलेंस ऑर्बिटल को ये प्रोवाइड कर सकता है, तो इसलिए इसको प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी। ओके, नाउ एक चीज देखते हैं कि टेट्रावैलेंसी, कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी क्यों होता है। दैट मीन्स हम कार्बन को टेट्रावैलेंसी क्यों बोलते हैं। आई थिंक इसका हेडिंग टूट गया। ओके ठीक है, टेट्रावैलेंसी। अच्छा, समझते हैं कि टेट्रावैलेंसी वर्ड मतलब कार्बन का टेट्रावैलेंसी क्यों होता है, तो इसके पीछे कारण क्या है एक बार चेक करते हैं। ये मेनली आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशंस का भी पिक्चर है, उसको भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो कार्बन का बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6। तो कार्बन इज हैविंग द एटॉमिक नंबर ऑफ 6, जिसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस करने के लिए जाऊँ सो इट विल बी 1s2, 2s2, 2p2। सो एज वी ऑल नो दैट s सबशेल में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा, 1 ऑर्बिटल होता है। जो p सबशेल होता है बेटा, p में कितना ऑर्बिटल होगा ना, 3 ऑर्बिटल होगा। ओके, सो बाय फॉलोइंग द अब्बा रूल एंड द हॉर्न्स रूल, तो यहाँ पे हम इसका फीलिंग भी कर सकते हैं। तो 2s में बेटा क्या होगा ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2p में बेटा कितना है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो दिस वन विल बी 2px बेटा एंड दिस वन विल बी 2py। तो इन कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है उसमें क्या होगा ना, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन का एट द सेम टाइम अगर मैं उसका वैलेंसी को एक्सटेंड करना चाहता हूं तो क्या होगा ना, कार्बन का अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेता हूं तो उसमें क्या हो जाएगा ना, इट विल बी 1s2, ये क्या हो जाएगा बेटा 2s से ये वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, दैट विल बी एक्सटेंड टू द 2pz ऑर्बिटल। सो यहाँ पे 2s में बेटा क्या हो गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया एंड बेटा 2p में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, 2p विल बी हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन और 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दैट मीन्स 2px में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2s में आपका 1 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट रहेगा। एंड एज वी नो कि कोई भी अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है, कोवैलेंसी का मतलब होता है कहीं पे भी अगर को वर्ड आ जाता है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे को ट्रैवलर, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेटर, तो ये जो को वर्ड होता है, को का मतलब होता है साथ साथ, क्या होता है साथी। ठीक है, साथ का मतलब होता है जैसे कि होता है ना कि मेरा को ट्रैवलर वो था, मतलब मेरे साथ साथ वो चला था, मतलब को वर्ड जहाँ पे आता है दैट मीन्स वो क्या होता है, शेयरिंग वर्ड से आता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड शेयरिंग। तो अगर मैं कहीं पे कोवैलेंट बोल रहा हूँ, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा हूँ, तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो आता है, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है कि मैं कुछ देता हूं, मतलब मैं इक्वल परसेंटेज कंट्रीब्यूट करूंगा और मेरा सामने वाला भी इक्वल परसेंटेज कंट्रीब्यूट करेगा। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा एक बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड कब बनता है ना, एक बॉन्ड बनता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से। तो लेट सपोज मेरा 2 एटम्स है, दैट इज ए एंड बी। तो क्या होगा ना, ए ने 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें, बी ने 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें एंड दोनों मिलकर क्या करें, एक कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसका मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कार्बन क्या हो रहा है ना, कार्बन के पास अभी क्या है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा ना 4 है, मतलब उसका जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल का मतलब होता है जो बाहर वाला सेल जहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे हाईएस्ट होगा। तो कार्बन का जो सेल होता है तो सेकंड सेल इज द वैलेंस सेल, क्योंकि इससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता, बिकॉज कार्बन आपको पता होगा कि वो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। तो कार्बन के पास अभी क्या है ना, 2 इज द वैलेंस सेल, तो उसका वैलेंस सेल में कितना ऑर्बिटल है ना, उसका वैलेंस सेल में 4 ऑर्बिटल है, चारों ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड, दैट मीन्स all that 4 orbitals occupied with a single electron. So in order to form bond, let's suppose मैं अगर CH4 की बात करता हूँ, मतलब मीथेन की बात करता हूँ, तो as we know that हाइड्रोजन के पास क्या होता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, so उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा that will be 1s1 and hydrogen will tends to be डुप्लेट, क्योंकि 1s अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो क्या करेगा, डुप्लेट सेटिस्फाई कर लेगा, दैट मीन्स वो हीलियम का कॉन्फिगरेशन के साथ सेम हो जाएगा, तो हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स इंटेंड टू
what exhibit the nearest inert gas configurations as per the octet rule, आपको पता होगा राइट. सो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के पास अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है सो दैट विल बी 1s1 कॉन्फ़िगरेशंस होता है. तो अगर कार्बन के मतलब हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये जो हाइड्रोजन होगा ये क्या करेगा ना, कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बन के अपने डुप्लेट को सेटिस्फाई करना चाहेगा. तो अभी क्या होगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना 1s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा. सो कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बन रहा है. तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और एक हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देके और एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जो होगा वो अपना 1s1 ऑर्बिटल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयरिंग पेयरिंग से एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है. चौथा वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अपना 1s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने के लिए चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं. सो यहाँ पे अगर मैं एक नटसेल में बताना चाहता हूँ तो कार्बन क्या हुआ ना, कार्बन ने अभी 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है. ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन एंड ये एक हाइड्रोजन. ओके, तो अब मुझे बताओ कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो बॉन्ड मेनली फॉर्मेशन कैसे होता है ना, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल और बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स राइट. सो यहाँ पे कार्बन का 2s एंड यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ है एंड यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है. तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो सिग्मा बॉन्ड आपका फॉर्मेशन हुआ है, सो दिस सिग्मा बॉन्ड हैज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2s orbital of the carbon and 1s orbital of the hydrogen. Similarly, if I talk about अदर 3 बॉन्ड्स तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कार्बन का 2px ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है. सिमिलरली यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बना है दैट इज मेड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द 2py ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन along with the 1s orbital of hydrogen and the ये जो चौथा वाला जो बॉन्ड होता है that has made by the overlapping of the 2pz orbital of the carbon and 1s orbital of the hydrogen, क्योंकि as we all know that is sigma bond sp overlapping से बन सकता है. तो बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज होता है कि एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि एस का जो ओवरलैपिंग होता है या फिर sp का जो ओवरलैपिंग होता है तो ये तीनों बॉन्ड का S एंड P का ओवरलैपिंग से ये बना है बराबर. तो S एंड P का अगर ओवरलैपिंग से ये बना है तो ये तीनों का जो बॉन्ड पैरामीटर्स होता है, बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब आप लोग बॉन्ड लेंथ ले लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ ले लो. तो इफ आई टॉक अबाउट द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द 3 बॉन्ड्स तो ये तीनों बॉन्ड क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए. एंड इसका क्या होना चाहिए, दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉन्ड. या फिर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि ये आपका नंबर 1 बॉन्ड होता है, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4. सो दैट मीन्स 2 शुड बी सिमिलर टू 3, शुड बी सिमिलर टू 4. मतलब इनका जो बॉन्ड पैरामीटर होना चाहिए तो ये तीनों बॉन्ड्स का जो बॉन्ड पैरामीटर होगा वो सेम होना चाहिए एंड इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द 1. बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये चारों का जो बॉन्ड पैरामीटर होता है दैट इज कमिंग आउट टू बी सेम. दैट मीन्स इसका अगर मैं बॉन्ड लेंथ ले लूँ या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ ले लूँ वो चारों क्या होता है, सेम आ रहा है. तो देर मस्ट बी सम रीजन. तो अगर मैं थियोरेटिकली इसको देखूं तो थियोरेटिकली ये पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स देर इज समथिंग लैकिंग और देर इज समथिंग हैपनिंग बिटवीन द ओवरलैपिंग जिसके वजह से क्या होगा ना, चारों जो बॉन्ड पैरामीटर्स होता है वो सेम आ रहा है. तो वहाँ से आपका स्टार्ट हुआ हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट. मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन वाला जो चीज़ है वो वहाँ से आ रहे हैं जो कि आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा. दैट मीन्स कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा, दैट मीन्स कार्बन का ये जो चारों ऑर्बिटल्स होता है मतलब S एंड P जो ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है. तो ये क्या करेंगे ना, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है बट इट्स वेरी मिनिमम, मतलब बहुत ही मिनिमम उनका एनर्जी डिफरेंस होता है. तो अभी क्या होगा ना, कार्बन का जो 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल होते हैं, एक s ऑर्बिटल एंड ये जो होगा 3 p ऑर्बिटल्स. ठीक है, ये 3 p ऑर्बिटल्स मतलब कार्बन का 1 2s ऑर्बिटल एंड क्या होगा ना 3 2p ऑर्बिटल मतलब px py pz. तो ये दोनों क्या जाएंगे ना, हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि ये दोनों इंटरमिक्स हो जाएंगे. इंटरमिक्स होके ये लोग एक 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जितना ऑर्बिटल्स और जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपका पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशंस में उतना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे अगर एक का आपका 2s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है एंड तीनों आपका 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है तो टोटल नंबर ऑफ कितना होगा बेटा ना, 4 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको फॉर्मेशन होगा. एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एक खास बात होता है कि ये जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनका एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा. इसको हम डिजेनेरेसी भी बोलते हैं.
हैं। तो यहाँ पे अभी क्या होगा ना, यहाँ पे आपका चारों ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा एंड ईच ऑर्बिटल विल बी नेमिंग एस, क्योंकि एस एक पार्टिसिपेट किया है, पी तीनों पार्टिसिपेट किया है, तो एक को हम क्या बोलेंगे ना, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम था वहाँ पे कि एस एंड पी में या फिर 2s उसका वैलेंस में जो एनर्जी गैप जो आ रहा था वो अभी सॉर्टेड हो गया। दैट मीन्स अब ये चारों का चारों जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, अभी चारों का जो एनर्जी होगा दैट विल बी सेम। तो अभी क्या होगा ना, अब जो हाइब्रिडेशंस होगा, एंड ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का बेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ना, ट्राइगोनल प्लानर होता है, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है ना, सॉरी टेट्राहेड्रल होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स कॉल्ड टेट्राहेड्रल, ठीक है बेटा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कैसा होगा, ऐसा एक होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, एंड यहाँ पे कि छोटा छोटा मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सो दो ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कार्बन के यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में भी क्या होगा ना, कार्बन का जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स अभी अगर मैं इसका ओवरलैपिंग दिखाने के लिए जाऊँ तो ओवरलैपिंग कैसा हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ओके। सो अभी कार्बन का क्या हो गया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। तो अभी जो CH4 का जो बॉन्डिंग होगा तो वहाँ पे क्या होगा ना, C, यहाँ पे जो H होता है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बेटा वो होगा किसका ना, sp3 एंड S का ओवरलैपिंग से, ये वाला होगा sp3s ओवरलैपिंग से, ये वाला भी होगा sp3s ओवरलैपिंग से, ये वाला भी होगा आपका sp3s ओवरलैपिंग से। दैट मीन्स हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल के साथ कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है। यहाँ पे कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है। यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड पे फॉर्मेशन हो रहा है ये भी कैसे बन रहा है ना, कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है। एंड ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये भी क्या होगा ना, कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ये चारों का अभी जो बॉन्ड या फिर जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है दैट बिकम सेम। एंड यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड पैरामीटर को अगर मैं यहाँ पे अगर डिटरमाइन करूँ तो यहाँ पे चारों का जो बॉन्ड पैरामीटर होगा दैट विल कमिंग आउट टू बी सेम, ओके। सो ये वाला शॉर्टेड हो गया। तो दैट मीन्स अभी ये हाइब्रिडेशंस के बाद था, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशंस पढ़ाने का मेरा मतलब ये है कि काफ़ी बार आप लोगों को क्या बोलेगा ना, अब काफ़ी बार आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हाइब्रिडेशन निकालने के लिए कुछ क्वेश्चंस देता है, तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे ना। यहाँ पे एक ट्रिक को आप याद रख सकते हैं, दैट इज z इज इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब z का वैल्यू से आप लोग को पता चलेगा, दैट इज क्या होगा ना, जिस एलिमेंट का या फिर जिस एटम का आपको हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने के लिए दिया है तो वहाँ पे आप लोग को सिर्फ इतना चेक करना है, दैट इज z का वैल्यू चेक करना है, दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है बेटा। तो इसको अगर आप लोग चेक कर दिए तो इसको चेक करने के बाद वी कैन इजीली डिटरमाइन द हाइब्रिडेशंस, क्योंकि अगर z का वैल्यू बेटा आपका कितना आता है ना 2 आता है तो वो क्या होगा बेटा sp हाइब्रिडेशंस पे जाएगा। अगर आपका z का वैल्यू अगर 3 आता है तो उसको हम इजीली बोल सकते हैं कि वो sp2 हाइब्रिडेशंस होता है। अगर z का वैल्यू बेटा 4 होता है तो उसको हम बोल देंगे कि sp3 हाइब्रिडेशन से जाता है। अगर वो z का वैल्यू 5 आता है तो उसको हम बोल देंगे बेटा sp3d हाइब्रिडेशंस में जाते हैं। अगर z का वैल्यू अगर 6 आता है सो दैट विल बी बेटा sp3d2 हाइब्रिडेशन में जाता है। इसको याद कैसे रखोगे ना, पहला तो s आपका कंफर्म रहा, ठीक है, तो s आपका बेटा कंफर्म रहा। तो p में बेटा कितना ऑर्बिटल होता है, हाईएस्ट 3 जाता है, राइट। तो अगर हाईएस्ट 3 जाता है तो यहाँ पे p का हम 3 तक ही लेंगे, तो उसको कैसे गिनेंगे, देखो अगर मैं बेटा 2 देता हूँ तो s तो एक पार्टिसिपेट करेगा और बचा कितना 1, तो वो आ जाएगा बेटा क्या p। इसको हम ऐसे भी आपको मेमोराइज कर सकते हो, SPDF, राइट, SPDF आता है। तो 2 अगर आएगा तो SP, 3 अगर आएगा तो S, तो P का तीनों खत्म नहीं हुआ है तो P का और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 2। अगर 4 आता है बेटा क्या होगा, S तो ऑलरेडी 1 ले गया है तो P का भी कितना कॉन्ट्रीब्यूशन बाकी है 3, तो यहाँ पे SP3 तो P का तीनों कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। नाउ कमिंग टू द 5, तो S का P का ऑलरेडी 3 खत्म हो गया तो ये 1 + 3 कितना हो गया 4, ऊपर से और क्या आएगा, अब D से लेना शुरू करूंगा तो sp3d, और 6 केसेस में आ जाएगा sp3d2, ओके। और इसका भी इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल्स होता है, वो बात की बात है। तो अभी के लिए इतने में आपका काम बन जाएगा। तो मेनली आपको पूछा जाता है, मेनली आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है वो इन्हीं तीनों में ही आपका खत्म हो जाता है। कार्बन sp हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन एंड sp3 हाइब्रिडेशन, ये तीनों में ही वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे बहुत रेयर क्वेश्चन आपका आएगा, ओके। नेक्स्ट अब आते हैं कि
अब हम पता करेंगे कि हाइब्रिडेशंस ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस, मतलब अल्केन में एंड अल्काइंस में आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा हर कोई कार्बन का। तो इससे पहले एक बार मैं चेक करवा देता हूँ आपको, अगर मे बी आप लोग अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस के बारे में अगर भूल गए होंगे तो मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। तो बेटा अल्केन क्या होता है ना, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है उसको ब्रॉडली हम 3 फैमिली से उसको डिवाइड किए हैं। तो एक बेटा आता है आपका क्या, अल्केन फैमिली, ठीक है बेटा, एक होता है बेटा अल्केन फैमिली, नंबर 2 में बेटा आता है आपका अल्कीन फैमिली, एंड नंबर 3 में आता है बेटा आपका अल्काइंस फैमिली, ठीक है बेटा, नंबर 3 में आता है अल्काइंस फैमिली। तो नंबर 1 इज अल्केन, नंबर 2 इज अल्किन्स एंड नंबर 3 इज अल्काइंस। तो अल्केन्स में बेटा क्या होता है ना, अल्केन्स में पूरा का पूरा जो अल्केन फैमिली के जितने भी आपका कंपाउंड्स होंगे उसमें सारे में क्या होंगे बेटा ना, वहाँ पे ओनली सिग्मा बॉन्ड से प्रेजेंट्स होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। अल्केन्स के केसेस में क्या होगा ना, एक पाई बॉन्ड बेटा फॉर्मेशंस होगा, ठीक है, एंड अल्काइंस में बेटा क्या होगा ना, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अब अगर मैं अल्केन के बारे में डिटेल्स में बात करूँगा, जिसको लिखना है आप लोग थोड़ा सा पॉज करके इस चीज़ को आप लिख सकते हो, अगर आपको भूल गए हो या फिर आपको मेमोराइज करना है या फिर आपको याद दिलाना है। तो पहले बेटा अल्केन्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अल्केन्स में क्या होता है ना, उसके लिए एक बेटा फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड CnH2n+2, ठीक है बेटा। एंड व्हाट इज n ना, n का वैल्यू होता है बेटा कितना नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल किए हैं। तो n इज द नंबर ऑफ कार्बन, हियर n इज द नंबर ऑफ कार्बन, एंड इस नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या होगा। जैसे कि n का वैल्यू बेटा अगर हमारा 1 होता है तो उसके लिए हम कुछ रूट वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 1 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मिथ का, ठीक है। n का वैल्यू अगर 2 होगा तो उसके लिए बेटा हम इस्तेमाल करते हैं इत का, n का वैल्यू अगर 3 होगा तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेटा प्रॉप, n का वैल्यू अगर 4 होगा तो उसके लिए होगा ब्यूट, ठीक है, 5 होगा तो पेंट, ठीक है, 6 होगा तो बेटा हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, ठीक है, 8 होगा तो बेटा क्या होगा ऑक्ट, 9 होगा तो क्या होगा नॉन, 10 होगा तो क्या होगा डेक। सिमिलरली हम 11, 12 के लिए भी बोल सकते हैं अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसे करके हमारे 20 तक होता है। तो 20 पे आपका हो जाएगा आइकोसिन, ठीक है। तो इतना तक तो जनरली पूछा नहीं जाता है, ठीक है, तो हम देखेंगे उसको बाद में। तो अगर मान लो आपका यहाँ पे अगर मैं करना चाहता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, अगर मान लो मेरा कार्बन का नंबर कितना है बेटा 3 है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा ना, n के जगह पे मैं 3 को मैं क्या करता हूँ पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, C3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो H क्या हो जाएगा बेटा 2 × 3, सो 2 × 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, सो हियर इट विल बी C3H, 3 × 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। तो इसका नाम क्या हो जाएगा ना, जैसे कि हमने अल्केन लिखे हैं तो n क्या होता है बेटा उसका सफिक्स होता है, ठीक है। सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में आता है, सफिक्स। तो यहाँ पे आल्क के जगह में क्या करूँगा ना, आल्क के जगह मैंने प्रीफिक्स को और इसका जो रूट वर्ड होता है उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो 3 के लिए बेटा क्या होता है प्रॉप आता है, तो यहाँ पे लगा दो बेटा क्या होगा प्रोपेन, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं C4 के जगह पे लेता हूँ तो C4 ये क्या हो जाएगा 4 × 8 + 2, तो कितना हो जाएगा C4H10, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा क्या ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बहुत सारे जगह पे क्या होगा ना, उसका सब्सटीट्यूशंस होगा या फिर सब्सटीट्यूट हुआ होगा, कुछ ब्रांच निकला होगा, तो उसका जो आईपीएसी नोमेनक्लेचर है उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, जहाँ पे हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, लाइक द सिलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल कार्बन चेन होता है, लोएस्ट लोकल रूल होता है, नंबरिंग होता है, नंबरिंग के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड मैनी मोर थिंग्स होता है। तो उसको हम और धीरे धीरे इवेंचुअली हम पढ़ते जाएंगे, ऑल राइट। सो अब आते हैं बेटा, ये अल्केन का आपका खत्म हो गया है। सो अब आते हैं बेटा क्या ना, अल्किन्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो अल्किन्स के लिए मैं सिर्फ इस पोर्शंस को मैं मिटा रहा हूँ। अल्किन्स के लिए बेटा क्या होगा ना, अल्किन्स के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, तो अल्किन्स के लिए बेटा क्या होगा ना, अल्किन्स के लिए होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n होता है। तो यहाँ पे भी n क्या होता है ना, n कहलाता है आपका नंबर ऑफ कार्बन कितना है। तो यहाँ पे भी क्या होगा ना, वहाँ पे रूट वर्ड वही हमारा सेम होगा। तो अगर मैं मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, अगर n का वैल्यू का अगर मैं 5 लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं 5 लिया तो क्या हो जाएगा ना, C5H क्या हो जाएगा बेटा 10। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि उसको आल्क के जगह हम पेंट को पुट कर देते, तो वहाँ पे भी क्या होगा ना, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं अल्क प्लस इन करते हैं। तो आल्क की जगह में क्या करूँगा, उसका रूट वर्ड को मैं पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका पेंट, तो ये हो जाएगा आपका क्या पेंटीन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा पेंटीन हो जाएगा। सिमिलरली अगर C की जगह अगर मैं 7 डालता हूँ तो ये कमिंग आउट में C7H14, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा हेप्टीन, इसका नाम हो जाएगा हेप्टीन हो जाएगा,
ठीक है। तो सिमिलरली और एक बात करते हैं, दैट इज अल्काइंस फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इसके भी है साइक्लोअल्केन्स, ये सारा कुछ है जो कि हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सारा कुछ कवर अप करने वाले हैं अलॉन्ग विद द रूल्स। ये बस सिर्फ आप लोग को थोड़ा सा मेमोराइज करवाने के लिए, रिमाइंड करवाने के लिए, ठीक है। तो अल्काइंस क्या होगा बेटा ना, अल्काइंस होता है CnH12-2, ठीक है। तो यहाँ पे भी n का वैल्यू क्या होता है ना, n का वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन होता है। एंड उसके लिए भी हमारा जो भी रिस्पेक्टिव रूट वर्ड्स होते हैं उसको ही हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं n का वैल्यू को अगर मैं बेटा 4 ले लेता हूँ तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज C4H4 to 8 - 2, सो इट विल बी C4H6। तो इसका नाम हम बोल देंगे बेटा, जैसे कि वहाँ पे आल के जगह हम क्या करते हैं, रूट वर्ड्स को इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे भी अगर मैं अल्काइंस बोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अल्काइंस बोलता हूँ तो आल के जगह हम क्या लगा देंगे बेटा, ब्यूट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइन हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग अभी अल्काइंस को आई बिलीव कि आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कर चुके होंगे, राइट। तो अब चलते हैं बेटा, यहाँ पे हम हाइब्रिडेशंस को थोड़ा बहुत पता करेंगे एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स का भी थोड़ा बहुत पता करेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड को पता करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसका ओपन चेन फॉर्मूला को हमें एक बार देखना पड़ेगा। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कार्बन का क्या होता है बेटा, टेट्रावैलेंसी होता है। तो टेट्रावैलेंसी अगर होता है, लेट्स सपोज मैं अभी तीनों एग्जांपल लेता हूँ। एक तो लेता हूँ बेटा अल्केन्स का, एक होगा अल्कीन्स का और एक होगा अल्काइंस का। मैं तीनों का फॉर्मूला लेता हूँ एंड वहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि उसका टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करके लिखने के लिए, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं लेता हूँ आपका दैट इज C3H8, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है बेटा, प्रोपेन होता है, बराबर, प्रोपेन होता है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको अगर थोड़ा सा लिखूंगा तो ये हो जाएगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो चेक कर लो, कार्बन का 1 2 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन कितना है 3 3 6 + 2, ये हो जाएगा H8। तो इसका नाम क्या होता है, प्रोपेन। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे सारा का सारा क्या है ना, सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अच्छा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कार्बन क्या होता है ना, टेट्रावैलेंस होता है। टेट्रावैलेंस का मतलब होता है कार्बन कैन ओनली फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। तो अगर मैं इस कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस कार्बन में क्या होगा ना, कार्बन यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन, हियर इट इज हाइड्रोजन, हियर इट इज हाइड्रोजन, हियर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हियर इट इज कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट। तो यहाँ पे कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो इस कार्बन कितने बॉन्ड्स में है ना, 1 2 3 4। यहाँ पे अगर टेट्रावैलेंसी को दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4। इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो ये कार्बन 1 2 3 4, तो ये चारों बॉन्ड उसने सेटिस्फाई कर लिया है। तो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट कार्बन, देन आई कैन से दैट कार्बन हैज सेटिस्फाइड द like the out of the 4 valency, 3 valency is satisfied with the hydrogen and another 1 valency with the consecutive carbon. And if I talk about the second carbon, then I can say that out of the 4 valency, the 2 valency had satisfied with the hydrogen and another 2 valency with the 2 side carbon. And if I talk about the terminal carbon, then here I can say that this carbon has satisfied the 3 valency with the hydrogen and another or the last valency with the consecutive carbon. All right. Okay, if I talk about the alkenes, let's take an example of alkenes. तो alkenes में मैं किसी का भी example दे सकता हूँ. Let's suppose I'm taking butene का, right? So here it will be C4H8. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ना, alkenes के लिए मेरा conditions क्या था ना, there will be एक डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। सो इफ आई टॉक अबाउट दैट इज, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन 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 कार्बन। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने बेस लिख दिया, मतलब 4 कार्बन्स को बिकॉज ऑफ इट कैटिनेशंस प्रॉपर्टी मैंने क्या किया, 4 बॉन्ड मतलब 4 कार्बन को मैंने क्या कर दिया ना, ऐसे स्ट्रेट चेन में इनको जोड़ दिया। अब मेरे कंडीशंस क्या था कि डबल बॉन्ड एक जगह पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, तो आई गिव अ डबल बॉन्ड ओवर हियर, आई कैन गिव द डबल बॉन्ड ओवर हियर एज वेल, बट उसका नेमिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड ब्यूट2ene, जो कि आईपीसी नोमेनक्लेचर में हम उसको धीरे धीरे जानेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ कि कार्बन के पास अभी बेटा कितना है ना, H8 है। तो फिर टॉक अबाउट दिस कार्बन, तो ये कार्बन क्या है, उसका 4 वैलेंसी होता है। तो 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी उसने ऑलरेडी कार्बन के साथ सेटिस्फाई कर लिया है, तो it is left with only 3 valency. So this 3 valency will be satisfied by the hydrogen. So here these 3 valency will be satisfied with the hydrogen. If I talk about this carbon beta, so this carbon has already satisfied the 2 valency out of the 4 valency. This carbon has satisfied the 2 valency with this 2 carbon and another 2 valency left. So ये जो दोनों valency होगा, ये दोनों valency क्या होगा ना, दोनों hydrogen के साथ satisfy होगा. If I talk about this carbon, तो ये carbon का क्या है ना, it has satisfied the 3 valency with the carbon and it is left with only 1 valency. So this valency will be satisfied with the hydrogen. And if I talk about this terminal carbon, so this terminal carbon has satisfied the 2 valency
with the carbon and another 2 valence left, so that will be satisfied by the 2 hydrogen over here. So इसका अगर मैं नंबरिंग करना चाहता हूँ, so numbering will be like 1 2 3 4. तो इसका नंबरिंग पे हम सीखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में. Okay, now we will talk about what is the hybridization. Okay, let me give an example of the alkynes as well, so that it will be clear to you. Okay, let's talk about the alkynes. All right, so if I talk about the alkynes, तो alkynes में क्या होगा ना, let's suppose वही ब्यूटाइन्स का ही हम लेते हैं एग्जांपल्स. तो ब्यूटाइन्स में क्या हो जाएगा ना, C4H कितना हो जाएगा, कितना था 2n-2, तो 4 2 जाए 8-2, इट विल बी 6, तो C4H6. तो अल्काइंस का कंडीशंस क्या था ना, अल्काइंस का कंडीशंस ये था कि आपका जो अल्काइंस होगा सो दैट विल बी एग्जिस्ट विथ 2 पाई बॉन्ड्स. दैट 2 पाई बॉन्ड्स का मतलब होता है एक ही जगह पे होगा, ठीक है. सो इट कैन गिव, दैट इज अल्काइंस में मैं क्या कर सकता हूँ ना, 4 कार्बन को मैं चेन में लगाता हूँ पहले 1 2 3 4, एंड कहीं पे भी मैं क्या करता हूँ ना, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ. तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा. तो आउट ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड्स तो दोनों क्या होते हैं बेटा, पाई बॉन्ड्स होते हैं, एंड एक वाला क्या होगा आपका सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं. एंड आप लोगों को पता हो कि पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं ना, आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग्स होता है और इसको हम बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग. और यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है. तो अभी अगर मैं इस C4H6 का अगर मैं बात करता हूँ, तो इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ, तो दिस कार्बन हैज ऑलरेडी सेटिस्फाइड 1 वैलेंसी विद द कार्बन, सो इट इज लेफ्ट विद ओनली द 3 वैलेंसी, सो दैट विल बी सेटिस्फाइड विद द हाइड्रोजन over here. All right, so if we talk about this carbon, so this carbon also has satisfied the 2 valency out of the 4 valency. It has satisfied the 2 valency with these 2 carbons, and here it will satisfied another 2 valency with the hydrogen. If I talk about this carbon has already satisfied all the 4 valency with the carbon itself. And if I talk about this carbon, so this carbon has satisfied all the out of the 4 valency 3 valency with this carbon, and it is left with 1 valency that is satisfied with the hydrogen. ऑलराइट, सो आई बिलीव कि आप लोग को ये स्ट्रक्चर वाला चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ इट्स अ टाइम टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ द कार्बन. लेट्स सपोज अगर मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे हर कोई कार्बन का आपको क्या करना है ना, हाइब्रिडाइजेशंस को निकालना है. सो आई टोल्ड यू दैट कि अगर हाइब्रिडेशन निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा बेटा, दैट इज Z इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Z इक्वल्स टू क्या होगा ना, इट विल बी द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. ओके, एंड एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, देर इज हाइब्रिडाइजेशंस का पाई बॉन्ड के साथ कोई रिलेशंस नहीं होता है. देर इज नो रिलेशंस ऑफ पाई बॉन्ड, और वी डू नॉट कंसिडर द पाई बॉन्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ एनी ऑफ द कार्बन्स. ओके, कीप इट इन माइंड. सो यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन के अगर मैं हाइब्रिडाइजेशंस की बात करता हूँ, सो एज आई कैन सी कि कार्बन के पास क्या होता है, एक चीज़ देखो यहाँ पे कार्बन का मैंने जो पढ़ाया था आपको, जो हाइब्रिडाइजेशंस वाला चीज़, ओके वो मैं कर दिया हूँ ऑलरेडी. ऑलराइट, ठीक है. तो यहाँ पे मैं और एक बार बता देता हूँ कि कार्बन का हमने क्या निकाले थे. दैट इज कार्बन का क्या होता है, 6 होता है. सो इट इज़ 1s2 2s2 2p2 था, राइट बेटा. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, कार्बन का जो एक्साइटेड स्टेट था तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे ना, 1s2 2s में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, एंड 2p में बेटा आपका कितना था ना, यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन को हमने कर दिए थे. तो एक बात बताओ, अगर ये चारों का चारों अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन अभी क्या हुआ ना, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, मतलब हाइड्रोजन आके जो हाइब्रिडेशंस वगैरह हमने देखे कि यहाँ पे चारों का चारों जो ऑर्बिटल्स हैं, ये चारों का चारों ऑर्बिटल्स अभी क्या हुआ, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर लिया है, ठीक है. तो अभी क्या होगा, अगर चारों का चारों ऑर्बिटल्स जो सिंगली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो अगर पार्टिसिपेट कर लिया है, तो हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं ना, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट टेक्स पार्ट इन द बॉन्डिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे. एंड दैट इलेक्ट्रॉन पेयर शुड बी प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल. ओके, सो काफ़ी सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर आप तो देख रहे हैं ना कि 1s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोल सकते हैं कि वो लोन पेयर है, बट नो, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग. हमें क्या करना है ना, जब भी हम बॉन्डिंग के लिए बात करते हैं, बॉन्डिंग के लिए जब बात करते हैं तो हमेशा वी कंसीडर द वैलेंस सेल. तो यहाँ पे जो वैलेंस सेल है वो बेटा सेकंड सेल है, एंड सेकंड सेल में क्या होता है ना, सेकंड सेल में आपका चारों का चारों जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर जो चारों का चारों जो ऑर्बिटल्स है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑल द ऑर्बिटल हैज ऑलरेडी participated in the bonding, so it is not left with any of the pair of electron in the valence cell, so we cannot say that carbon is having what, that is lone pair electron. so यहाँ से एक बात का क्लियरेंस मुझे मिल जाता है कि कार्बन के पास क्या होता है, there is no lone pair electron in the carbon.
सेकेंड थिंग आता है, एक क्वेश्चंस आप लोग को मैं बताना चाहूँगी, कार्बन अपना वैलेंसी को टेट्रा वैलेंसी से एक्सटेंड क्यों नहीं कर सकता, मतलब व्हाई द कार्बन विल ओनली एग्जिबिट द 4 वैलेंस शेल फॉर द बॉन्डिंग। सो इसका जवाब ये होता है बेटा कि कार्बन का देखो, कार्बन किस पीरियड से बिलोंग करता है बेटा, सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, राइट। तो आप लोग अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े होंगे क्वांटम नंबर्स में कि सेकेंड सेल में हमारे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज 2s का बेटा होता है एक ऑर्बिटल, 2p का बेटा कितना होता है 3 ऑर्बिटल। एज in the second cell or in the second period 2d is unavailable, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 2d जो ऑर्बिटल्स होता है और 2d सबसेल में जो 5 ऑर्बिटल्स होता है दैट इज अनअवेलेबल। तो 2d यहाँ पे अनअवेलेबल रहता है, मतलब वैकेंसी नहीं रहता है। तो यहाँ पे 2d का अनअवेलेबिलिटी की वजह से, क्योंकि सेकंड सेल में आपका d ऑर्बिटल नहीं आता है, ठीक है। तो वो आपको सारे का क्वांटम नंबर्स आपको अगर स्टडी करेंगे तो क्वांटम नंबर्स से इस बात का आपको पता चल जाएगा कि सेकंड ऑर्बिट में और आपका सेकंड पीरियड में क्या होता है ना, d ऑर्बिटल एब्सेंस होता है। तो इसलिए कार्बन अपना वैलेंसी को 4 से एक्सटेंड नहीं कर सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, तो फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशंस वी आर like confirm with the point that carbon is not having any kind of lone pair in it. So now this carbon is having how many sigma bonds? I can see that is carbon is having this sigma bond, this sigma bond, this one, this one. So carbon is having how many sigma bond? Now carbon is having 4 number of sigma bond. So I can say that is the Z value of this carbon, this green one will be 4. तो 4 होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, sp3 hybridization हो जाएगा। तो if I talk about this carbon as well, like which one? The pink one. If I talk about this pink one carbon, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन होगा, इस कार्बन का टोटल बेटा कितना है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। सो एज दिस कार्बन इज हैविंग 4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सो इट इज ऑल्सो हैविंग द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो इसको अगर मैं थोड़ा सा नंबरिंग कर देता हूँ, नंबरिंग करने से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा रादर देन डिपिक्टिंग इट इन द कलर। ओके, सो लेट्स नंबरिंग इट। नंबरिंग हमेशा IPC नोमेनक्लेचर के हिसाब से यहाँ से शुरुआत होता है। सो 1 2 3 4, इसको मैं बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। ओके, सो मैं ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो 3 एंड जो 4th वाला कार्बन है, ठीक है। सो बोथ द 3 and 4th कार्बन आर having sp3 hybridations. So now if I talk about the second carbon or this 2 कार्बन, सो एज आई कैन सी कि यहाँ पे जो 2 बॉन्ड होता है तो हमेशा दोनों एटम के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड होगा दैट विल बी द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बाद जो भी फॉर्मेशंस होता है दैट विल बी द पाई बॉन्ड और इट कैन बी द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। सो हियर इफ आई टॉक अबाउट दिस 2 बॉन्ड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला आपका होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा वाला क्या होगा बेटा, पाई बॉन्ड। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन का टोटल कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होता है ना, दिस वन 1, ये होगा 2, ये होगा 3, मतलब एक तो ये होगा इस कार्बन के साथ, मतलब 2 and 3 के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, एंड 2 and 1 कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो ये हो गया 2, एंड हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड 3। तो इस सेकंड कार्बन के लिए आपका जो Z का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 3। तो 3 के लिए आपका मैंने हाइब्रिडेशंस क्या बताया था, दैट विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशंस। नाउ इट्स अ टाइम फॉर द कार्बन 1। तो कार्बन 1 के लिए बेटा कितना हाइब्रिडेशंस होगा, तो कार्बन 1 के लिए अगर मैं देखूं तो कार्बन ने क्या किया है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, इस हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एंड सेकंड कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बेटा क्या हो जाएगा, मतलब इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन के लिए भी Z का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 3, एंड द हाइब्रिडेशंस विल बिकम sp2 हाइब्रिडेशंस। ऑलराइट, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द अल्काइंस वाला फॉर्मूला। सो अल्काइंस में मैं पहले नंबरिंग कर देता हूँ। सो हियर द नंबरिंग विल बी फ्रॉम दिस साइड, सो इट विल बी 1 2 3 4। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस 4 carbons, so if I want to determine the hybridations of the 4th carbon, right, so now I need to check कि ये जो 4th वाला जो कार्बन होता है how many sigma bonds it is containing. So here I can see that इस कार्बन के लिए कितना सिग्मा बॉन्ड्स होता है ना, दिस कार्बन हैज मेड अ सिग्मा बॉन्ड विद द कंसेक्यूटिव कार्बन एंड अनदर 3 सिग्मा बॉन्ड्स विद द हाइड्रोजन. So here I can see that this carbon or the 4th carbon has made 4 number of sigma bonds. So the hybridization is coming out to be sp3 hybridations. If I talk about the 3rd carbon, then the 3rd carbon has also made the 4 number of sigma bonds, the 2 sigma bonds with the consecutive this 2 sides carbon and another 2 sigma bonds with the hydrogen atom. So here in the 3rd carbon as well, so the Z value is coming out to be 4 and the hybridation that is obtained will be sp3 hybridations. Now if I talk about the 2nd carbon, so as I can see, as I have already told you कि दोनों atom के बीच में the first bond is called sigma bond and another two bonds are called as the pi bonds. So here this one is the sigma bond and these two are the pi bonds. All right, so if I talk about the
second carbon, so the second carbon has made only the 2 sigma bonds, one with this carbon and another one with this carbon. So for the second carbon, if we talk about the second carbon, तो second carbon में बेटा क्या होता है ना, Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे उसका जो हाइब्रिडेशन निकल के आएगा that will be sp hybridations. Alright, so if we talk about this first carbon, the first carbon has also made 2 sigma bond, one sigma bond with the hydrogen atom and another sigma bond with the consecutive carbon. So for the first carbon as well, so in the first carbon as well, the Z value is coming out to be 2 and the hybridation is coming out to be sp. ओके, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा. तो इसको मैं थोड़ा इसको मिटा के मैं पूरा का पूरा ये थोड़ा लिख देता हूँ कि कौन सा वाला कार्बन किस हाइब्रिडेशंस में एग्जिस्ट कर रहा है. ऑलराइट, सो अगर मैं बताऊं तो इस कार्बन के लिए बेटा क्या होता है ना, sp3 हाइब्रिडेशंस होता है. इस कार्बन में क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशंस होगा. ये कार्बन का हाइब्रिडेशंस क्या होगा बेटा, sp2 हाइब्रिडेशंस होगा. ये कार्बन का क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशंस होगा. तो इफ यू टॉक अबाउट दिस कार्बन एज वेल, दिस कार्बन इज एग्जिस्टिंग इन sp3 हाइब्रिडेशंस. दिस कार्बन इज आल्सो एग्जिस्टिंग इन sp3 हाइब्रिडेशंस. दिस कार्बन इज एग्जिस्टिंग इन sp हाइब्रिडेशन एंड दिस कार्बन इज एग्जिस्टिंग इन sp हाइब्रिडेशंस. ओके, अच्छा, तो यहाँ पे एक जनरल बात निकल के आ रही है कि अगर हम देख रहे हैं कि कोई भी अल्कीन्स है, मतलब कोई भी कार्बन अगर क्या होता है डबल बॉन्डेड होता है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, sp2 हाइब्रिडेशंस में एग्जिस्ट करे. एंड अगर कोई भी कार्बन क्या होता है ट्रिपली बॉन्डेड होता है अनदर कार्बन के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, या फिर कोई भी अदर एटम के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो हाइब्रिडेशन निकल के आता है वो sp हाइब्रिडेशन होता है. तो जनरलाइज अगर इस चीज़ को मैं जनरलाइज टर्म में बताना चाहूँ तो अल्किन्स में मेनली कार्बन जो डबली बॉन्डेड होता है वो sp2 हाइब्रिडेशन में एग्जिस्ट करता है. एंड अल्काइंस में जो कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड होता है तो वो क्या करता है ना, sp हाइब्रिडेशन में आपका एग्जिस्ट करता है. ओके, ऑलराइट. ओके, नाउ अगर मैं इन तीनों का अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एज वी नो कि अगर कोई भी कार्बन क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड, मतलब अल्केन्स की केस के बारे में अगर मैं बात करूं, अल्केन्स के बारे में बात कर लिया, या फिर मैं करता हूं अल्केन्स के बारे में बात करता हूं, या फिर मैं अल्काइंस के बारे में बात करता हूं. राइट, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस के बारे में अगर बात करता हूँ तो अल्केन्स में जो कार्बन होता है वो मेनली sp3 हाइब्रिडेशन में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अल्केन्स में जो डबली बॉन्डेड कार्बन होता है वो क्या होता है, जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडेशन में एग्जिस्ट करता है. एंड अल्काइंस में जो होगा वो sp हाइब्रिडेशंस में एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनका जो प्रॉपर्टीज़ होगा, मतलब जो अल्केन, अल्किन एंड अल्काइंस का जो प्रॉपर्टीज़ होता है तो वो कंप्लीटली इनका हाइब्रिडेशंस के ऊपर डिपेंड करता है. कैसे, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का मतलब होता है कि जो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्शंस करने का कैपेसिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस वर्ड को थोड़ा देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ. ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन्स को मैं अगर अपनी तरफ खींचता हूँ तो अपने अंदर कौन सा चार्ज को मैं डेवलप कर रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज को डेवलप कर रहा हूँ. जैसे कि आप लोग अगर लड्डू खाते हो तो लड्डू आपका अंदर जाता है ना, सो लड्डू आपका बॉडी के अंदर एंट्री करता है. तो सिमिलरली तो लड्डू अगर मिठास होगा तो आपके बॉडी में शुगर का लेवल घट जाएगा, या फिर लड्डू अगर क्या होगा ना तीखा होगा तो आपको तीखा वाला टेस्ट आएगा. वही सेम चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होता है, तो जो नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर अपने तरफ अट्रैक्ट करे तो उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा. तो इसको मेनली हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को, शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने का कैपेसिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ऑलराइट, सो इफ यू टॉक अबाउट sp3, तो बेटा अगर मैं ये टोटल कैरेक्टर को अगर मैं 100% ले लेता हूँ, ठीक है, तो S एंड P जो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, तो P का कितना है 3 एंड S का कितना है 1. तो टोटल को अगर मैं 4 पकड़ लेता हूँ तो 100 बाय बेटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो क्या 25. तो P का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था 3, P का 3 था, तो ये 25% जो आ रहा है, तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75%. दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि sp3 हाइब्रिडेशंस में आपका जो परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर होगा दैट विल बी 75% एंड परसेंटेज ऑफ जो S कैरेक्टर होगा दैट विल बी 25%. क्योंकि S का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 1 था, तो उसको एक ही कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, तो 1 इंटू 25 कितना हो जाएगा आपका 25% हो जाएगा. ऑलराइट, सो इफ आई टॉक अबाउट द sp2 हाइब्रिडेशन, अगर टोटल को मैं क्या मान लेता हूँ ना 100% मान लेता हूँ,
टोटल को मैं अगर 100% मान लेता हूँ तो यहाँ पे पी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बेटा 2, तो मैं क्या करूँगा ना 100 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि टोटल 2 + 1 3, तो कितना आता है 33.3 आता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे पी के कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 2 × 33.3, तो दिस इज कमिंग आउट टू 66.6, तो अप्रॉक्सीमेटली उसको 66.7 ले लिया जाता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एस कैरेक्टर यहाँ पे, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा ना, एस का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 है तो 1 × 33.3 आता है, तो यहाँ पे क्या होगा ना 33.3% हो जाएगा। तो दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडेशन में जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा दैट विल बी 33.3%। एंड इफ आई टॉक अबाउट द sp हाइब्रिडेशन, अगर मैं टोटल को 100% लेता हूँ तो s का कितना होगा, जाहिर सी बात है 50% होगा, एंड p का कितना होगा 50% होगा। दैट मीन्स अगर मैं क्या करता हूँ ना sp3 हाइब्रिडेशन देखो तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर आपका कितना निकल के आता है, दैट इज 25%, sp2 हाइब्रिडेशन में आपका 33.3%, एंड sp हाइब्रिडेशन में क्या होगा 50%, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होगा 50%। एंड यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, अगर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है ना, ये जो आपका जो s जो सबसेल होता है तो एस सबसेल क्या होगा ना, न्यूक्लियस के बहुत ही नज़दीक होते हैं, तो अगर नज़दीक होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द एस ऑर्बिटल क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी इसके पास ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके, सो इतना तक आपको शायद क्लियर होगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस में दे के रखा हूँ, तो जो कि आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस के ऊपर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको मैं यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो थैंक यू ऑल, एंड आप मेरे साथ बने रहिए टिल द लास्ट सेशन। थैंक यू।